हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस कंप्लीट चैप्टर इन जस्ट वन शॉट। तो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 10 साइंस फ्रॉम योर बायोलॉजी पोर्शन। तो भाई जितने स्टूडेंट्स ने कहा था सर बायोलॉजी, उनके लिए बायोलॉजी आ चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो बस आराम से, भाई आप रेगुलर स्टूडेंट है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बस आराम से टेंशन फ्री होकर के देखें, आपको कंप्लीट समझ आएगा। ये वीडियो निचोड़ है, दैट मींस समरी है जो आपने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको 4 घंटे में भी पढ़ा है ना इस चैप्टर को, तो आप 30 से 40 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ बस एक और चीज कहूंगा कि जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर जाकर क्लिक करके कंप्लीट वन शॉट सीरीज को जो है ना एंजॉय कर सकते हैं, और एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन जरूर करें। ये क्विक रिवीजन के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप स्टोमेटा, हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रेशन, ट्रांसपायरेशन सब कुछ समझ आएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। तो आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। तो बात करेंगे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर में, दैट इज न्यूट्रिशन। तो भाई न्यूट्रिशन क्या होता है, पहली हेडिंग है, तो परेशान मत होना। न्यूट्रिशन का मतलब देखो, डेफिनेशंस तो आपको मिल जाएंगे ना यहाँ पे आसान भाषा में, तो उनको पढ़ना आराम से। लेकिन आज हम बात करेंगे काम की सिर्फ। तो न्यूट्रिशन का मतलब है जो खाया है उसे यूटिलाइज करना, सब समझाएंगे। यूटिलाइज करना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो खाया है उसे यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो खाया है उसे यूटिलाइज करना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलाइज का मतलब कहीं डाइजेस्ट करना तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यूटिलाइज का मतलब होता है जो इसे यूज में लेना। यूटिलाइज का मतलब क्या है, इसे यूज में लेना। अच्छा ये बताओ कि जो कुछ भी हमने खाया उसको यूज में कैसे लेते हैं। तो जो हमने खाया उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, वाइटामिन मिलते हैं, उससे प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी। तो इनको अपन अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, इसके साथ साथ लाइफ में देखो कितने सारे जो है लाइफ में कितने सारे फंक्शंस हम करते हैं, तो उन सब के लिए इनको हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस यूटिलाइजेशन की प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, समझ में आया। तो जो खाया है उसको बॉडी की ग्रोथ के लिए, लाइफ के सेवरल फंक्शंस के लिए उसे यूटिलाइज करना, फूड को यूटिलाइज करना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो भाई कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जैसे कि आप जानते हो ना, विटामिन हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन हो गए, है ना, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, इसके साथ साथ मिनरल हो गया। ये सारा का सारा क्या है, ये फैट क्या है, ये न्यूट्रिशन हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ओके नाउ तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे, तो समझ आ गया न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जो खाया है उसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस, और यूटिलाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीज जरूरी होती है ग्रोथ के लिए। और नीड क्या है भाई, ग्रोथ है, सेवरल फंक्शंस हैं। आगे बढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप जानते हो कि प्लांट्स, देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मोड, खुद से होना, दैट मींस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो खुद से हो, है ना, मतलब जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स की, इंसानों की जरूरत ना पड़े, वहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंसान मतलब किसी भी चीज की, समझ रहे हो ना, वहां पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सारा काम हो जाएगा। क्या, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से वाटर एंड एटमॉस्फेयर यानी नेचर से सनलाइट, ठीक है ना। तो इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स के अंदर होता है, जो ह्यूमंस के अंदर होता है, हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट मिल जाएगा तो क्या हम जिंदा रह जाएंगे, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। तो फिर क्या होता है, हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं कर पाते। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, गाय की दूध पर, भैंस के दूध पर, है ना, समझ रहे हो, अलग अलग चीजों पर, अलग अलग इंसेक्ट, अलग अलग एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो बात समझ रहे हो, ये हमारा न्यूट्रिशन कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स का न्यूट्रिशन है हमारा न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, जबकि प्लांट्स का, ट्रीज का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है। ओके, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। भाई क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर के पिगमेंट की जरूरत होती है। एक पिगमेंट का मतलब तत्व, ठीक है। क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। नाउ
ऑल ग्रीन प्लांट, सभी ग्रीन प्लांट एंड कुछ बैक्टीरिया इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जबकि सभी एनिमल्स एंड फंजाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। फूड जनरली डे टाइम में बनाया जाता है, बिकॉज सनलाइट डे टाइम में हमें मिलती है, जनरली डे टाइम में बनाया जाता है। ओके, और ये फूड हेट्रोट्रॉफिक अपना किसी भी समय, रात हो या दिन या फिर हो आधी रात, ये हर समय अपना खाना बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आगे बढ़ें। नाउ बात करेंगे भाई फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इतनी जबरदस्त जो है मैं कहूंगा प्रोसेस है कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इन दी प्लांट्स, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। आपको सब कुछ समझ आएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस जिसमें सोलर एनर्जी, दैट मींस लाइट, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और इसके कन्वर्जन में हमें दैट मींस प्लांट्स को फूड, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी दैट मींस ग्लूकोज मिलता है। ओके, सारी चीज समझ आएंगी आपको, ठीक। आपको बताएं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स में होती हैं। कहां पर? मेन साइड क्या है? लीव्स है। और आपको बता दें कि लीव्स तो मेन साइड है, मेन साइड क्या है? लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन लीव्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर होता है, इसमें जाकर के फोटोसिंथेसिस पूरी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इस प्लांट की किचन है, किचन है, ठीक है ना। नाउ क्लोरोफिल क्या है? आपको पता है भाई ग्रीन पिगमेंट है, हरे कलर का एक तत्व है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो अब बात करते हैं, देखो प्लांट को क्या क्या जरूरत होता है। प्लांट को खाना बनाने के लिए वाटर की जरूरत होती है, जो कि वो रूट से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, एंड सनलाइट सन से लेता है। प्लांट को कितनी चीजों की जरूरत है? तो 3 चीजों की। क्या क्या? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। अब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। यानी कितनी चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या मिलता है? इसके बाद मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या मिलता है? ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज जो मिलता है ये प्लांट का फूड होता है, प्लांट का खाना, जिसके लिए, जिससे इसको एनर्जी मिलती है सब कुछ काम करने की, मतलब ग्रोथ करने की। और ये प्लांट का वेस्ट होता है। ऑक्सीजन क्या है? प्लांट का वेस्ट। और ये वेस्ट हमारे लिए लाइफ प्रोवाइडिंग होता है ना, जीवनदायिनी होता है। तो प्लांट का जो वेस्ट ऑक्सीजन है ये हमें मिलता है और हमें नया जीवन देता है। तो प्लांट CO2 लेते हैं एंड O2 दैट मींस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो है खाना इनका तैयार होता है। आगे बढ़ेंगे तो भाई फोटोसिंथेसिस में कई सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो भाई जो चीजें जरूरत है इन चीजों को आपको लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चीजों की जरूरत होती है। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज इट इज द किचन ओनली, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। CO2 स्टोमेटा से अंदर, जैसे मान लो लीव, आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई जैसे ये क्या बना दिया भाई अपन ने ना, तो ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये सब कुछ कहां से एंटर करता है प्लांट के अंदर? तो क्या बोलोगे? प्लांट की लोअर सरफेस में। कहां पर? लोअर सरफेस में एक स्टोमा होता है। क्या होता है? स्टोमा, या फिर अपन इसको स्टोमेटा कहते हैं, है ना। स्टोमेटा होता है। इस स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाहर निकलती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। कैसे फंक्शन करता है आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ आगे बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने आपको भी पढ़ा दी हैं। नाउ अब देखो यहां पर लीव का स्ट्रक्चर आपको समझना होता है ना। एक लीव का बड़ी प्यारी सी पत्ती का स्ट्रक्चर अपन समझते हैं। देखो लीव में आपको देखने को मिलेगा कि ये लीव का जो है ना एक क्रॉस सेक्शन जो है व्यू दिखा दिया आपको। तो ऊपर वाली जो सरफेस है, सतह जो है, इसको अपन कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना, ठीक है, लेमिना। नाउ यहां पर देखो ये जो बीच में जो लाइन जाती है इसको हम कहते हैं मैड्रिप। क्या कहते हैं? मैड्रिप। नाउ यहां पर देखो आपको देखने को मिल रहा है फ्लोएम एंड जाइलम। ये देख रहा है अपन इसको वीडियो की जो है बीच में थोड़ा अपन इसको पढ़ने वाली। ये फ्लोएम एंड जाइलम ये करते हैं, ये फूड को एंड मिनरल्स को एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो? सारी बातें आपको बताएंगे। यहां पर जो मेन चीज जो बताने वाली है, जो आपको जानना चाहिए वो ये है, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी इस वीडियो में। देखो यहां पर जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि दैट
यहां पर लीफ में दो दो स्किन्स होती हैं। क्या होती है? स्किन, जिसको मैं कहूंगा दो सरफेस होती हैं। एक सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर जिसको अपन कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या होती है? अपर एपिडर्मिस। और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। इस लीफ में दो एपिडर्मिस, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, डर्मिस का मतलब स्किन, तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो याद रखना कि अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नहीं होता। अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है, नीचे होता है। ठीक है, याद रखना। आपको बता दें कि अपर एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अब इस अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, ध्यान देना। इस लोअर एपिडर्मिस यानी कि सबसे नीचे वाली जो सरफेस है ना लीफ की, उसमें आपको गार्ड सेल एंड स्टोमेटा देखने को मिलेगा। इसका फंक्शन हम भी समझते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। क्या है? क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लीफ। तो आपको इसको ध्यान रखना है, उसको ड्रॉ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लो बढ़िया से। अब देखिए हम फंक्शन पढ़ेंगे स्टोमेटा या फिर स्टोमा का। आपको बता दें कि स्टोमा का मतलब होता है सिंगुलर। जब सिंगुलर प्लूरल होता है ना, तो स्टोमा का मतलब होता है सिंगुलर। स्टोमेटा की बात की जा रही है ना। चलिए तो बात कर रहे हैं कि स्टोमा क्या होता है। तो स्टोमा किसके लिए काम होता है भाई? स्टोमा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड ऑक्सीजन एग्जिट थ्रू स्टोमेटा। तो याद रखना कि स्टोमेटा के अंदर ये तो है न्यूक्लियस, इसके बाद ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये आपको डॉट जो दिखाई दे रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। ये इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है नाउ, अब ध्यान देना कि ये जो फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हो ना, ये फोर्थ नंबर पे जो आप देख रहे हो ना, ये गार्ड सेल है। ये क्या है? गार्ड सेल। देखो जब स्टोमेटा खुलेगा तब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो है बाहर आएगी। लेकिन अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर कुछ भी ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। तो इसको ओपन करने का और क्लोज करने का जो काम होता है वो गार्ड सेल करती है। क्या करती हैं? गार्ड सेल मतलब गार्ड का काम करती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ लिया। अब बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो याद रखना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही है जो हम आपको बता चुके हैं कि जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, जो कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डिकेइंग बॉडी, सड़ रही बॉडी से, है ना, जो फूड खराब हो रहा है उस बॉडी से जो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है मेनली जहां पर डाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर हो। जैसे कि इसके एग्जांपल है, जैसे कि ह्यूमंस में देखो सेप्रोफाइटिक फंजाई हो गया, है ना, इसके एग्जांपल है ह्यूमंस। इसके साथ साथ एनिमल्स, ठीक है, अमीबा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हेटरोट्रॉफिक का एक कैटेगरी है, और होलोजोइक का मतलब वो न्यूट्रिशन जहां पर डाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर हो। ठीक है नाउ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंडेंट होकर अपने जीवन को जीता है, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी के अंदर होता है, जब हमें मलेरिया हो जाता है, तो फिर प्लाज्मोडियम हमारा खाना, अपना खाना हमारी बॉडी से बनाता है। दूसरे की बॉडी में रहकर, दूसरे की बॉडी पर रहकर जो सर्वाइव करे उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि जुएं जब पड़ जाते हैं, लाइस, तो फिर जो उनका न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज उनके लिए होस्ट हम होते हैं और न्यूट्रिशन भी हमारा ही लेते हैं वो। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई अमीबा क्या है? एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सिंगल सेलुलर, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल से इसके पास सिर्फ एक ही सेल है। इस एक सेल के अंदर जो मेन चीज, जो उसका दिमाग है ना, जो सब कुछ है, वो न्यूक्लियस है और फूड पार्टिकल इसका शिकार है। तो याद रखना कि यहां पर जो न्यूट्रिशन है ये 5 प्रोसेस में होती है। कितने? 5 स्टेप में। कितने स्टेप में? 5 स्टेप। वो 5 स्टेप कैसे हैं? बोले इंजेक्शन मतलब निगलना, डाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट करना,
एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिले हैं अमीबा को, उनको एब्जॉर्ब करेगी। एसिमिलेशन मतलब कंप्लीट बॉडी तक ये पहुंचेगी, ग्रोथ के लिए काम आएगी। इजेशन मतलब इसको बाहर निकाल देना। अभी देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है कि ये रहा अमीबा। अमीबा को जब कोई फूड पार्टिकल जो है इसके सामने जब आता है तो अमीबा इसको खाना चाहता है, तो क्या करेगा भाई, जहां से खाना है वहीं से खुद को फैला लेगा, वहीं से खुद को ये फैला लेगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या है, ये फूड पार्टिकल। अब होता क्या है, यहां पर जो मेन चीज है ना वो दो तीन ही चीज है बस। ये रहा न्यूक्लियस, और ये जो इसके आउटर जो लेयर है इसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। अब ये जो स्यूडोपोडिया है ये रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? रप्चर, यानी कि फट जाती है। जब इसको इंजेस्ट करना हो, जब इसको खाना निकलना हो, तब ये जहां खाना होता है ना वहीं से ये रप्चर फट जाती है। और जब इसको इजेक्ट करना होता है, बाहर निकाला होता है, इजेस्ट करना होता है, तब ये यहां से वापस से रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी और इसको बाहर निकाल। देखो सबसे प्रोसेस क्या है कि यहां पर फूड पार्टिकल इसको दिखा, इसने जो है इसको खाया, दैट मींस यहां से रप्चर हो गई। और इसके बाद क्या हुआ कि अब ये इसको डाइजेस्ट करेगी। देखो ये जो प्रोसेस चल रही है बोला इसको अंदर ले लिया, अब इसको डाइजेस्ट करेगी। देन क्या होगा कि भाई एब्जॉर्प्शन चलेगा, एसिमिलेशन चलेगा, और उसके बाद जो भी यहां पर क्या चल रहा है बोला एब्जॉर्प्शन, यहां क्या चल रहा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो भी न्यूट्रिएंट्स इसको मिले हैं, इसको अपनी पूरी बॉडी तक ये पहुंचाएगा, पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा, एनर्जी देगा ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये स्यूडोपोडिया फट जाएगी और ये इसको बाहर निकाल दे, दैट मींस इजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये अमीबा की प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन करता है। तो भाई अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजैक न्यूट्रिशन है, यूनिसेलुलर के साथ साथ ओमनीवोर यानी कि सब कुछ खा लेता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए भाई। तो अब हम बात करेंगे जो इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। क्या? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अच्छा याद रखना एलिमेंट्री कैनाल। और यहीं पर आज हम समझेंगे जो भी न्यूट्रिशन ह्यूमंस में होता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ कैसे होते हैं। तो आपको सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो आपको बता दें कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है, एक ट्यूब। क्या है? ट्यूब। और ये ट्यूब स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ और एंड होती है एनस पर, ठीक है। ये ट्यूब है और स्टार्ट होती है माउथ से एनस पर। ये इसके अंदर जो है ना सारी की सारी डाइजेशन प्रोसेस, सब कुछ क्या होता है बोला, सारी की सारी डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो आपको बता दें कि डाइजेशन मतलब फूड को पचाना, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब आप समझ रहे हो ना, सब कुछ उसके अंदर होता है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो कंप्लीट खाने का अंदर जाना और उसके बाद इसको जो है ना एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेट होना, बॉडी को सभी मिनरल्स पहुंचाया जाना, ये सब कुछ कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, ठीक है ना। तो देखो माउथ क्या करेगा, सबसे पहले माउथ खाने को इंटेक करेगा। खाना जब अंदर जाएगा तो यहां से इस पाइप को, ये क्या है अपना फूड पाइप, क्या है? फूड पाइप। आपको बता दें कि यहां पर जो है ना, यहां से दो पाइप आ रहे होते हैं और यहां से एक पाइप अलग हो जाता है जिसको अपन कहते हैं विंड पाइप। क्या हो जाता है? विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। अब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही जगह से आते हैं और यहां पर विंड पाइप अलग, फूड पाइप अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो खाना तो हमने मुंह से खाया, विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ आ रहे थे, लेकिन विंड पाइप से सिर्फ विंड जाती है और फूड पाइप से सिर्फ फूड। बिकॉज ध्यान रखना कि यहां पर एक सिस्टम होता है, एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस एक कवर है। एपिग्लोटिस क्या है? एक कवर है जो कि कहां लगा होता है? ये लगा होता है विंड पाइप के ऊपर। तो जब ये खाना आता है तो कवर लग जाता है और खाना सिर्फ नीचे पहुंचेगा। खाना कहां पहुंचेगा? ईसोफेगस में, दैट मींस फूड पाइप के थ्रू। और एयर सिर्फ जाएगी कहां पर? एयर सिर्फ जाएगी आपके विंड पाइप में, ठीक है ना। तो याद रखना कि एपिग्लोटिस सिक्योर करता है कि सिर्फ खाना विंड पाइप से जाएगा, दैट मीन एपिग्लोटिस सिक्योर करता है कि सिर्फ हवा, एयर विंड पाइप से जाएगी, कुछ और नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर याद रखना कि फूड जब नीचे जाता है तो फूड डायरेक्ट इस तरह से सट नीचे को नहीं चला जाता। ये फूड कॉन्ट्रैक्शन
ये देखो जब फूड जाएगा तो फूड गया नीचे तो ये चिपक जाएगा, ये फूल जाएगा, दैट मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जाता है। फूड के जाएगा, देखो ये ऐसे जाएगा, फूड नीचे जा रहा है, फूड नीचे जा रहा है, तो जब ये नीचे जा रहा है तो ये चिपक जाएगा, ये फूड वॉल से दीवारों से चिपका होगा और पीछे की साइड ये फूला हुआ होगा। तो जैसे जैसे ये फूड नीचे जाएगा तो जहां पर फूड होता है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है ना। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब है कि फूड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के साथ जाता है, एक्सपेंशन। याद रखना कि फूड डायरेक्ट नहीं जाता, डायरेक्ट नीचे जाएगा तो डायरेक्ट जो है स्टमक की वॉल से स्ट्राइक करेगा, है ना। लेटे हुए खड़े हो गए तो जो है खाना हमेशा जो है अटक जाएगा। तो फूड कैसे जाता है? फूड जाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल से, ठीक है ना। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो याद रखना एपिग्लोटिस बचाता है कि जो है सिर्फ एयर उसमें जाए, फूड ना जाए विंड पाइप में। तो देखो माउथ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, माउथ के बाद टीथ, टंग अपना काम करते हैं, यहां से सलाइवरी ग्लैंड निकलती है, इसके बाद सारी प्रोसेस होती है। तो देखो आपको बताते हैं कि सबसे पहले फूड कहां गया? सबसे पहले फूड गया माउथ में। इस सारी प्रोसेस को नोट कर ले। सबसे पहले फूड गया माउथ में, माउथ में जैसे ही फूड गया तो आप ये देख रहे हो ये सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? ये सलाइवरी ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा को सिक्रेट किया, सलाइवा को सिक्रेट किया तो सलाइवा के अंदर, दैट मींस मैं कहूं सलाइवा को सिक्रेट किया और इसके पास होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती हैं ये केमिकल, हाँ, मतलब आप इसको जो है एंजाइम कह सकते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगी? सलाइवरी अमाइलेज। तो वेट नाउ, तो सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। नाउ ध्यान देना, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है कि सबसे देखो सलाइवा करती है, फूड को सॉफ्ट बनाती है, फूड को सॉफ्ट बनाती है ना। इसके साथ साथ सलाइवरी अमाइलेज यहीं से, दैट मींस ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है। क्या करती है? ब्रेक डाउन करना स्टार्ट। जो फूड में जो हम स्टार्च जो हमें मिलता है, स्टार्च का मतलब आप ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स शुगर। क्या? कॉम्प्लेक्स शुगर। तो याद रखना कि कंप्लीट जो प्रोसेस है ना वो यहीं से माउथ से स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि स्टार्च को ये ब्रेक करती है सिंपल शुगर में। किसमें? सिंपल शुगर में, ठीक है। चलिए भाई, तो फूड आया, माउथ में गया, देन सलाइवा में गया, माउथ में गया, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा को सिक्रेट किया। सलाइवा के अंदर होते हैं सलाइवरी अमाइलेज जैसे एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि स्टार्च को ब्रेक करते हैं सिंपल शुगर में। तो ये तो हो गया इसका स्टेप 1, इजेशन वाली प्रोसेस। इजेशन मतलब निगलना, जब हमने फूड को निगला तब, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे डाइजेशन, ठीक है। नाउ अब देखो सेकंड स्टेप जो अपन देखते हैं दैट इज अब फूड पहुंचेगा स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है ना कि स्टमक में यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिसके कारण से स्टमक सिक्रेट करता है कुछ जूसेस, कुछ एंजाइम या फिर कहें एसिड जैसे कि HCl। तो HCl का काम क्या होता है? HCl बहुत ज्यादा, आप समझते हो ना, हाईली एसिडिक होता है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही HCl H2SO4 है ना। तो HCl जो है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। यह करता है कि फूड के साथ जो भी जर्म्स आए होते हैं, फूड के साथ जो भी जर्म्स आए होते हैं ये उनको किल करता है। फूड के साथ जो भी जर्म्स आए होते हैं वो इनको किल करता है। इसके साथ साथ फूड को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इसको याद रखना। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं ये पेप्सिन एंजाइम ये करती हैं, पेप्सिन एंजाइम को भी रिलीज करती हैं। पेप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टोन्स में। किसमें ब्रेक करता है? पेप्टोन्स में। प्रोटीन आप कहें कि भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और पेप्टोन क्या है? प्रोटीन्स का सिंपल स्ट्रक्चर। क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर। तो आपको HCl मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा, इसके साथ साथ यहां पर जो है म्यूकस भी मिलेगा। क्या है? म्यूकस भी सीक्रेट करती है स्टमक की वॉल्स। देखो होता क्या है कि HCl हाईली एसिडिक है, तो इतने एसिडिक जो है मैं कहूंगा भाई लिक्विड से, फ्लूइड से ये स्टमक की वॉल्स खराब हो जाएंगी, जल जाएंगी, तो इसको
उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है म्यूकस, ठीक है ना। ये यहां पर एक लेयर बन जाती है जिससे हमारे स्टमक की वॉल्स जो है ये परेशान यानी कि डिस्टर्ब नहीं होती है ना। चलिए आगे बात करें तो अब देखो यहां पर जो फूड है, स्टमक के अंदर जो फूड है 2 से 3 घंटे तक 2 to 3 आवर्स यहां तक रखा होता है। ये फूड का ब्रेकडाउन यहां पर चल रहा होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में। अब फूड यहां से होते हुए डिओडेनम पे पहुंचता है। कहां पहुंचता है? डिओडेनम। इसको बोलते हैं ये जो एंड आपको जो मोड़ दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं डिओडेनम। ठीक, स्पेलिंग शायद ठीक है। चलो तो यहां पर पहुंचे, फूड यहां पर पहुंचा, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। क्या हो गई? यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो अब फूड कहां पहुंचेगा? अब फूड पहुंचेगा थर्ड पॉइंट कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन। अब देखो अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा ये जो है ना इसमें बाइल जूस आ जाते हैं। क्या आते हैं? बाइल जूस। ये बाइल जूस कहां से आता है? ये बाइल जूस बनाता है लिवर बाइल जूस बनाता है। और देखो लिवर तो बाइल जूस बनाएगा, लेकिन लिवर अपना बाइल जूस एक पोटली में स्टोर करके रखता है ना, जिसको अपन कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। ये रही गॉल ब्लैडर। तो लिवर ने बाइल जूस बनाया और ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर से ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस प्लस पेनक्रियाटिक जूस, ये सारे के सारे जूसेस यहां पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो पेनक्रियाटिक जूस पहुंचा, बाइल जूस पहुंचा। इसके बाद देखना बाइल जूस का जो मीडियम होता है वो एल्केलाइन यानी कि बेसिक होता है। ये फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करता है। इसी तरह से और जो है ना, जब बाइल जूस अपना काम करेगा तभी पेनक्रियाटिक जूसेस अपना काम कर पाएंगे। भाई पेनक्रियाटिक जूसेस में जो है पेनक्रियाटिक जूसेस में मेन जूसेस होते हैं आपके जो है ना ट्रिप्सिन हो गया, मतलब इनको हम एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन। ठीक है ना, तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करेगा, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। इसी तरह से यहां पर जो है ना अमाइलेज एंजाइम मिलेगा। अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होगा? स्टार्च को ब्रेक करना। तो अब यहां पर जो है ना कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इसको ब्रेक किया जाता है। और जब ये पूरी ब्रेकिंग जब हो जाती है फूड की, तो हम कहेंगे भाई डाइजेशन खत्म हो गया। अब ये यहां पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। भाई एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो भी फूड जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। और उसके बाद एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन में। और इसके बाद यहां से जब ब्लड फ्लो होगा तो फिर क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा तो फिर पूरी बॉडी में ये एसिमुलेट हो जाएंगे। एसिमुलेट का मतलब है पूरी बॉडी में घुलना मिलना, ट्रांसपोर्टेशन हो जाना। अब देखो जो भी फूड यहां पर जो भी फूड आया और उसके बाद ये फूड यहां से होते हुए ये यहां पर रेक्टम में जाकर के स्टोर हो जाता है। फूड नहीं कहूंगा, सॉरी मुझे माफ करना, यहां पर मैं कहूंगा जो भी अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहां पर जो स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जब नेचर कॉल आएगी तो ये एनएस के थ्रू ये बाहर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी। आई होप आपको ये क्लियर हो पाया होगा, है ना। आधा घंटा तो अपना ही हो गया। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन क्या है भाई? ऐसी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग से, है ना। तो याद रखना कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग है। रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है, ब्रीदिंग अलग, है ना। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें फूड को, जो भी हमने फूड खाया है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है और वहां से हमें मिलती है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें फूड ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीडाइज होकर के हमें एनर्जी देता है ना। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन। ऑक्सीजन का यूज किया जाता है फूड मटेरियल को ब्रेक करने में और एनर्जी देने में। ठीक है, तो फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि हम अपने नॉस्ट्रल से बाहर निकाल देते हैं। वाटर प्लस एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है भाई? रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से मिक्स मत करना। रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है फूड को ब्रेक डाउन करना और उस फूड से एनर्जी को रिलीज करने की। ठीक है, तो फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नाउ तो रेस्पिरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एरोबिक
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखना कि जो भी पॉइंट्स यहां पर इस वीडियो में बताए जा रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे समझ पाए। तो रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में यह प्रोसेस स्टार्ट होती है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो भाई साइटोप्लाज्म में प्रोसेस स्टार्ट हुई और यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू रही। ओके ना, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया पायरुवेट में। पायरुवेट नाम सुन के परेशान मत होना, ये एक कंपाउंड है। क्या है? ये कंपाउंड, जैसे आपने अदर फॉर्मूले पढ़े हैं ना, ये भी एक कंपाउंड है। तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है दूसरे कंपाउंड पायरुवेट में एंड एनर्जी में। देन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी मिलती है। 38 एटीपी मिलती है ना। 38 एटीपी क्या है? एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की यूनिट है 38 एटीपी। क्या है? एनर्जी की यूनिट। आप याद रखना एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं ना। तो चलिए आपको 38 एटीपी मिलती हैं। इसके बाद बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। नाउ आपको बता दें ये प्रोसेस यीस्ट मतलब फर्मेंटेशन, यानी कि चीजों को सड़ाने के काम आते हैं। यीस्ट में, बैक्टीरिया में और ह्यूमन मसल्स में होती है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। देखो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जिसको सड़ाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको अपन जो है ना शुद्ध हिंदी में इसको किड़वन भी कहते हैं ना, मतलब कीड़े लगाना। ओके, अब देखो याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब ये फर्मेंटेशन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एल्कोलिक फर्मेंटेशन, जैसे कि लैक्टिक फर्मेंटेशन। ठीक है ना। अब ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज क्या होगा भाई? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में, एनर्जी मिलेगी। अब इसको जो है ना फर्दर इसका जो ब्रेकडाउन होगा तो फिर आपको एथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी। देख रहे हो वहां पर आपको 38 एटीपी मिला था, यहां पर आपको 2 एटीपी मिल रही है। कितनी एटीपी? यहां पर आपको 2 एटीपी मिल रही है। ठीक है, एटीपी ये क्या है? एनर्जी। तो आप देख रहे हो कि ये बहुत कम एनर्जी है और इसको आप कहते हो ये एल्कोलिक फर्मेंटेशन है। क्या है? एल्कोलिक फर्मेंटेशन। समझ रहे हो? ये रिएक्शन एल्कोलिक फर्मेंटेशन की। नाउ आगे बढ़ेंगे तो अब देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कई तरह से होता है ना, डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो आपको जो है ना ये 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए कि ग्लूकोज अलग अलग जगह पर जब ब्रेकडाउन होता है तो किस तरह से होता है। देखो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म तो सबके अंदर होगा, है ना, चाहे एरोबिक हो या फिर एनारोबिक। तो भाई ग्लूकोज को सबसे पहले साइटोप्लाज्म में 3 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है और आपको एनर्जी भी मिलती है, पायरुवेट प्लस एनर्जी। अब इसके बाद अगर ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, दैट मींस यीस्ट में, तो आपको एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी। अगर ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है, कहां पर हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी में, मतलब ऑक्सीजन है तो लेकिन कम, तो फिर आपको लैक्टिक एसिड मिलता है एंड आपको एनर्जी मिलती है। अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स में होता है ना, यहां पर ग्लूकोज कैसे? हमारी मसल्स में, हमारी ह्यूमन मसल्स में ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तब वहां पर लैक्टिक एसिड बनती है और ये लैक्टिक एसिड थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जब हमारी मसल्स में पेन हो रहा होता है, तो फिर याद रखना कि उस समय हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस जो है काफी ज्यादा है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि जब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप की, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हमने पढ़े हैं, इसको आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इनको देख सकते हैं ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। इसके बाद ये आपके एंड प्रोडक्ट
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, यहां पर आपको एंड प्रोडक्ट में अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड मिलता है। यहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आई होप यह सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। इससे जो है आपको एक नया पार्ट देखने को मिलेगा इस चैप्टर का। मैं कहूंगा भाई न्यू पार्ट, कहीं पर 6A 6B जो है इस तरह से लिखा होता है ना, तो ये न्यू पार्ट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बता दें कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के फूड को ब्रेक डाउन करना। लेकिन इसमें हम समझेंगे कि ऑक्सीजन आखिरकार हमें कैसे मिलेगी, बिकॉज हम तो एयर लेते हैं ना। अच्छा देखो, तो यहां पर देखो, सबसे पहले जो हमारा जो भी गैसेस हैं, तो हमें ये समझना है कि ऑक्सीजन किस तरह से पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, ठीक है ना। अब देखो नॉस्ट्रिल्स मतलब हमारी जो नोज होल्स हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल से होते हुए ये नेसल कैविटी, दैट मींस यहां से, नाक के एरिया से, यहां से पास होते हुए गैसेस जाएगी, और उसके बाद नेसल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स का मतलब होता है यहां पर करीब एक ऐसा चैम्बर जहां से दोनों चीजें पास हो सकती हैं। क्या आपके फूड के लिए भी पाथवे है एंड विंड के लिए भी पाथवे है ना। तो ये फेरिंग्स क्या है, पाथवे है फॉर फूड एंड विंड, ठीक है ना। इसके बाद लैरिंग्स मतलब हमारा जहां पर हम साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रैकिया मतलब ये जो पाइप है, विंड पाइप, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। तो यहां से जो है, यहां से आते हुए विंड जो है, जो अपनी गैसेस है वो यहां तक आती हैं। उसके बाद इनको हम कहते हैं ब्रोंकीज। ये क्या है भाई, इनको हम कहते हैं ब्रोंकीज। और इसके बाद ब्रोंकीज से ये छोटी छोटी इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। अब आप देखेंगे कि ब्रोंकियोल्स के साइड में यहां पर ये बलून जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उनको हम कहते हैं एल्वियोलीज। क्या कहते हैं, एल्वियोलीज। कुछ लोग उसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा जो है अपन को टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो हमने कहा भाई एल्वियोलाइज ये जो है, इनका काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। क्या, गैसेस एक्सचेंज। देखो लंग्स का मेन काम क्या है, लंग्स का मेन काम है गैसेस को एक्सचेंज करना। लेकिन हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लंग्स का एरिया तो बहुत छोटा है, तो हमें तो एक बार में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका काम कौन करेगा भाई, इसका काम के लिए बड़े बड़े सेनापति बनाए गए, छोटे छोटे से, है ना। कि मतलब बहुत सारे, ये मिलियंस में होते हैं। किसमें होते हैं, ये मिलियंस में। तो सारे के सारे एल्वियोलाइज मिलकर के गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और इस तरह से लंग्स का सरफेस एरिया जो है इफेक्टिवली बहुत लार्ज हो जाता है, ठीक है नाउ। तो यहां पर मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कौन है, एल्वियोलाइज, ठीक है। अब इन एल्वियोलाइज में जो कैपिलरीज होती है ना, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। समझ रहे हो ना, मतलब यहीं पर जो है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। अब देखो ये सब कुछ वही है जो हमने अभी सारे का सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। ये प्रोसेस को अपन अभी समझेंगे डबल सर्कुलेशन में, है ना। तो आपको सब कुछ समझ आएगा नाउ। अब देखिए ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या है कि यहां पर दो चीजें हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेने वाली प्रोसेस है ना, लेना और छोड़ना। तो भाई ये जो है थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट जो है ये सब कुछ होता है, लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब आप जानते हो कि भाई सांस लोगे तो फिर जो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा लंग्स का। जब सांस लोगे तो ये जो रिब्स हैं, ऊपर की साइड सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है ना, और ये छोड़ते हैं तो डाउनवर्ड चली जाती है। दैट मींस एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना, इनहेलेशन मतलब सांस लेना। नथिंग टू डिस्कस मोर नाउ। अब बात करेंगे हमारा नया पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। भाई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कहूंगा क्या, न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरी बॉडी में जो है फ्लो कराना, सर्कुलेट कराना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये किसका काम होता है, ये काम होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये सब कुछ उसको सर्कुलेट कराना, है ना, मतलब सारे के सारे मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के पास, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचाना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ये काम होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब आप देखते हो कुछ भी हो, है ना, कुछ भी है तो उसको हर जगह पहुंचाने का काम किसका, भाई ब्लड का। तो ब्लड प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ सब्सटेंसेस इन बॉडी, ठीक है। और ब्लड कहां फ्लो होता है, ब्लड कैपिलरीज में। तो ये रहा हार्ट, ये हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, ये पंप्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। एक टाइप की वेसल में प्योर ब्लड को आपको बता दें, प्योर ब्लड का मतलब है अच्छा ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या,
ब्लड, ठीक है ना। अब इसके बाद इम्प्योर ब्लड का मतलब है, इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस इसमें ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम, तो इसको अपन बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी बातें आपको समझ आएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आपको बता दें कि यहां पर जो है ये रहा हमारे पास हार्ट, ये रहा हमारे पास हार्ट। अब आपको ध्यान देना है कि आप जानते हो कि सभी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका, बोला ब्लड का। अब यहां पर एक जो है ट्विस्ट भी है ब्लड का। ब्लड फ्लो होता है ब्लड कैपिलरीज में। कहां फ्लो होता है, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है, जिनको हम नसें भी कह देते हैं। अब ब्लड कैपिलरी में फ्लो होता है, लेकिन फ्लो होने के लिए प्रेशर कौन बनाएगा, तो प्रेशर मेंटेन करता है, मतलब पंप करने का काम करता है, पंपिंग का काम करता है हार्ट, ठीक है ना। चलिए भाई ये दिल है ना। अब देखो हार्ट क्या है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मसल्स जिसके अंदर होती हैं, और विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल। इसकी हार्ट की मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट का मेन काम क्या है, पंपिंग करना, जो कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। हार्ट ट्रायंगुलर शेप होता है और ये थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है ना। अब देखो जो लंग्स से, दैट मीन्स आपको कहें कि हार्ट जो है सारी प्रोसेस समझाए, पूरी प्रोसेस, आपको टेंशन लेना, पूरी प्रोसेस समझाएंगे। तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट का मतलब है कि हार्ट के जो भी जो है मेन पार्ट्स हैं उनको बता देना। तो हार्ट के अंदर मेनली 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं हार्ट के अंदर, मेनली 4 चैम्बर होते हैं। एक समझ रहे हो, ये आपका हो गया 2 3 और ये 4, ये 4 चैम्बर है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये 4 चैम्बर हैं और यहां पर देखना ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन ने बोला राइट वाला पोर्शन। क्या बोला, राइट, है ना। ये आपका राइट सामने से देख रहे हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्क्रीन में कोई सामने बंदा खड़ा हुआ है तो इसका राइट, तो ये राइट, इसका ये लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो देखो इसको अपन बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पक्का, ठीक है। कार्डियक मसल, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। आपको एक चीज और बता दें कि हार्ट जो है, हार्ट एक कोटिंग में या फिर कहूंगा कवरिंग में कवर होता है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम, एक मेम्ब्रेन में, है ना। तो हार्ट एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में कवर होता है, जो कि पूरी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें कि इसमें सारी चीजें हमने बता दी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, इनका सबका काम आपको समझ में आएगा। अब देखो ये देखो ह्यूमन हार्ट का कंप्लीट जो है वर्किंग पाथवे क्या होता है ना, पाथवे देखो यहां पर, देखो ये सुपीरियर वेना केवा। आपको बता दें कि यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वीन, ठीक है। अब ये आर्टरी और वीन दोनों ब्लड कैपिलरीज हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, आर्टरी में प्योर ब्लड, दैट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। एंड वीन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, वीन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। याद रखना आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी, क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी which carries impure blood, ठीक है, याद रखना impure blood, ठीक है, ध्यान देना। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन आर्टरीज में से ये पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, ठीक है। जबकि वीन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड, लेकिन वीन्स में पल्मोनरी वीन इज द ओनली वीन विच कैरी प्योर ब्लड। इस बात को आपको याद रखना, भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है, ठीक है ना। नाउ अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर राइट साइड में यह आपको देखने को मिल रहा है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वीन, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑर्टा।
ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अब देखो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से लोअर बॉडी का ब्लड एंड सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी का ब्लड। अब देखो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड, कैसा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड डीक्सो लिख दिया ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहां पर देखो एरो लिख रहे हैं, ये यहां पर फर्स्ट यहां पर आ गया। अब इसके बाद सेकंड वॉल्व, ये देखो वॉल्व है, क्या है वॉल्व, ये वॉल्व अलाउ करते हैं ब्लड को ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अब ये देखो यहां से वॉल्व मतलब यहां से ब्लड आया और ये ब्लड यहां से आते हुए थर्ड नंबर कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी, इम्प्योर ब्लड, ये कैसा ब्लड है इम्प्योर ब्लड, ये जाएगा आप किसके पास, लंग्स के पास, ठीक है। हार्ट को इम्प्योर ब्लड मिला, इसने लंग्स को भेजा, लंग्स के पास क्या है, एल्वियोलीज है, एल्वियोलीज हैं, ठीक है। अब ये इसको प्योर करके पल्मोनरी वीन्स के पास भेजेंगी, फिर जब ये हार्ट प्योर ब्लड लेगा, अब क्या लेगा, प्योर ब्लड, अब ये प्योर ब्लड यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से ऑर्टा से होते हुए कंप्लीट बॉडी में जाकर के अब सर्कुलेट होगा। तो राइट साइड ने डीऑक्सीजनेटेड लिया और फिर लंग्स को भेजा, एल्वियोलाई ने इसको प्योर करके यहां पर भेजा और यहां से होते हुए ऑर्टा से पूरी बॉडी में अब ये सर्कुलेट होगा। तो ये हार्ट का पाथवे है, ठीक है। अब यहां पर जो है आपको एक बात समझनी है, यहां पर आपको एक बात समझनी है कि हार्ट के पास 2 बार ब्लड आया, कितनी बार, 2 बार, है ना। कैसे बोला, एक तो ये वाला यहां से जो है पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट के पास ये आया, हार्ट के पास एक बार आया, फिर हार्ट ने इसको लंग्स पे भेजा, लंग्स के पास भेजा, पहले आया डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स के पास भेजा, फिर लंग्स ने वापस से हार्ट के पास भेजा, वापस से हार्ट के पास भेजा, हार्ट ने जो है अब ये पूरी बॉडी को देगी। तो यहां पर डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन। तो उसको अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, कि हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, एक बार जो है लंग्स को भेजता है, फिर लंग्स वापस से हार्ट के पास भेजते हैं और पूरी बॉडी में ये सप्लाई होता है। अब देखिए यहां पर जो कुछ भी अभी मैंने आपको पिछले 2 शब्दों में बोला, मतलब 2-3 मिनट में बोला, वो ये रहा कि दिस प्रोसेस कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब आप इसमें पढ़ लें पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो आपको डेफिनेशंस के फॉर्मेट में भी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जो है आर्टरीज और वीन्स में जो है डिफरेंस मिलेगा। अब आप जानते हो आर्टरीज के अंदर क्या होता है भाई, आर्टरी जो ब्लड है, ऑर्टा देखा था ना, ऑर्टा है ना, हार्ट को हार्ट से ब्लड जो है ले जाकर के डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई करती है, वीन्स जो है डिफरेंट ऑर्गन से वापस हार्ट में, जैसे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो आपको यहां पर समझ में आया कि इनके अंदर आर्टरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता, इनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और यहां पर हाई प्रेशर होता है आर्टरीज का, बिकॉज पूरी बॉडी तक ले जाना है ना, ठीक है। और यहां पर वीन्स में लो प्रेशर होता है। तो इसी तरह से आपको जो है ना ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। अब देखिए ब्लड का फंक्शन हम जानेंगे, आपको ब्लड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी मिलने वाली है ना। तो ब्लड का मेन काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमें कई तरह की डिसीजेस से बचाता है ना, वेस्ट सब्सटेंस को जो है बाहर निकालने का काम करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन, जो कि अलग अलग जो ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट कर रही हैं, उन हार्मोन्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है ना, तो ये काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। इसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम सिंपल इंटेस्टाइन टू बॉडी, ब्लड क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में, ये ब्लड ही तो मेन काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, इस ब्लड के अंदर आरबीसी होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, इन सारी चीजों को भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो, अब क्या है भाई, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो भाई हार्ट जो है आपका एक बार इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब छोटा होगा, एक बार बड़ा होगा, समय तभी तो धक धक हो पाएगी तरीके से। चलिए भाई, तो कार्डियक साइकिल का मतलब है पीरियोडिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट। आप जानते हो कि हार्ट जो है, आप देखो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, और 1 कार्डियक साइकिल का मतलब होता है 1 हार्ट बीट, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर 70 to 72 टाइम्स हार्ट जो है हमारा बीट करता है 1 मिनट के अंदर। यहां पे देखो कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं सिस्टोल, क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका जो प्रेशर ज्यादा होता है 120 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी का, जब अपन उसको मेजर करते हैं तब, है ना। डायस्टोल, तो डायस्टोल का जो प्रेशर होता है, दैट मीन जब रिलैक्स करता है तो अपन इसको बोलते हैं 80 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर पूछ लिया जाता है ना। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अगर मैं इसको सिस्टोल लिखता हूं और मैं इसको डायस्टोल लिखता हूं तो
ठीक है ना। ब्लड क्या है, आगे बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सभी जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, ब्लड सेल से मिलकर बना होता है, जिसको अपन आरबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, एंड प्लेटेलेट, ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब आपके दिमाग में तो जरूर आया होगा ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। तो ब्लड प्लाज्मा एक पेल यानी कि येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो कि मोस्टली वाटर का बना होता है। ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो ना, ये मैंगो जूस नहीं है, ये ब्लड प्लाज्मा, ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, ध्यान देना। आगे देखो, ये देखो आपको सब कुछ यहां पे समझ में आने वाला। ब्लड सेल देखो, यहां से जो है कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। इस ब्लड के अंदर देखो क्या है, हमें जो रेड पोर्शन दिखाई देता है ना, ये मेनली आरबीसी होते हैं। क्या होते हैं, देखो ब्लड सेल में कितनी सारी चीजें पढ़नी है। ये तो आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, इसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो आरबीसी हैं ये मेनली रेड कलर की होती है। कैसी होती हैं, रेड ब्लड सेल कैसे कलर की होती है, मतलब रेड कलर। ठीक है, ये रेड कलर आता है इनके पास हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। ठीक, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम कहते हैं भाई ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और उसको हम ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्टेशन बस भी कहते हैं। इसके ये कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एक काम आता है। इसके बाद बात करेंगे आरबीसी की जो साइकिल है, दैट मींस जो लाइफ स्पैन है वो 90 टू 120 डेज का होता है। इसके बाद बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जैसे आरबीसी का काम ट्रांसपोर्टेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना, इम्यूनिटी, है ना, मतलब प्रोटेक्टिव जो है शक्ति जो है प्रोवाइड कराना बॉडी को, इम्यूनिटी टू बॉडी। ठीक है ना। इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, 3 to 5 डेज। इसके बाद आप देखोगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है भाई, प्लाज्मा तो मेन ब्लड को बना ही रहा है, ब्लड का मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। ठीक है ना, दैट मीन्स ये मेनली पानी से बना होता है। अदरवाइज आरबीसी और जो है डब्ल्यूबीसी सारे मिल जाते तो ये जो है ना, ये आप देखोगे भाई सब कुछ गाढ़ा थिक पाउडर बन जाता है ना, और वो चीज नहीं चाहिए अपन को। अब इसके बाद आप इसमें देख रहे हो प्लेटलेट्स। जब डेंगू फीवर हो जाता है तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती हैं। ये देख रहे हो, ये प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट है, समझ रहे हो। तो इन प्लेटलेट का काम होता है ब्लड कोगुलेशन। क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन। इसका मतलब ब्लड का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। अगर जो है प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो ब्लड, अगर कहीं पे चोट लग जाएगी तो यहां से ब्लड बाहर आता रहेगा और कभी जो है बंद नहीं होगा, जिससे डेथ भी हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ब्लड कोगुलेशन का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। तो ब्लड प्लेटलेट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब यहां पर आपको नई चीज देखनी है। अब बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। तो याद रखना लिम्फ क्या होता है, तो याद रखना इट इज सिमिलर टू ब्लड। सुनना, इट इज सिमिलर, ये ब्लड के जैसा ही है, बट इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। तो याद रखो कि ये होता तो ब्लड ही है, लेकिन आरबीसी की प्रेजेंस नहीं होती, तो फिर इसका जो कलर है ना वो रेड नहीं होता, इसका कलर फिर रेड नहीं होता। तो याद रखना लिम्फ क्या है, लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। याद रख, विच लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। इसका मतलब है कि देखो, मान लो कि ये अपनी ब्लड कैपिलरी है। क्या है, ये ब्लड कैपिलरी यानी कि ये नस है। ठीक है, और उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हो कि ब्लड तो मेनली नसों में फ्लो होता है। तो बाहर जैसे मान लो अगर कोई टिश्यू है, क्या है, ये टिश्यू है। अब इस टिश्यू को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ के लिए, तो ये क्या करेगा, ब्लड तो आ नहीं रहा। तो यहां से कैपिलरीज में से कुछ ब्लड हाई प्रेशर के कारण लीक होता है, और ये जो ब्लड है, मतलब ये जो फ्लूइड है, अब क्या कहूंगा इसको, अब इसको ब्लड नहीं कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड टिश्यूज की ग्रोथ के लिए कारण बनता है। और जब ये फ्लूइड अपना काम कर देता है तो वापस से ये जो वीन्स इसको कनेक्ट, कौन, इसको वीन्स कलेक्ट करके ब्लड कैपिलरीज में ले जाती हैं। देखो समझ रहे हो ना, यहां पर देखो, गोस टू इंटरसेलुलर स्पेस इन टिश्यूज, दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल एंड फाइनली
रिटर्न्स टू द ब्लड कैपिलरीज, समझ रहे हो। लिम्फेटिक सिस्टम पिक लिम्फ फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड डंप्स टू द वीन, है ना, वीन पे पहुंच कर के वापस हार्ट में चली जाती हैं। देखो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि लेफ्ट ओवर प्लाज्मा को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करना, ठीक है। और इसके बाद ये देखो इनका काम क्या होता है, व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फेटिक नोड्स जम्स आर किल्ड बाय डब्ल्यूबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी जो भी जम्स होते हैं इनको ये खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, जैसे कि हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, ब्लड कैपिलरीज कर रही है, प्लांट्स के अंदर कौन करेगा, प्लांट्स के अंदर भी तो मिनरल्स और फूड को जो है ट्रांसपोर्ट होना है, वाटर को, तो प्लांट्स के अंदर मेनली क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यूज होती हैं, क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एक्स और डब्ल्यू आसपास आते हैं ना, तो जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है एंड फ्लोएम F4 फाफोर फ्लोएम फाफोर फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो याद रखना जाइलम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ये फूड, ठीक है। नाउ अब आप देखोगे कि फ्लोएम के अंदर मतलब जो है ये जो अगर आपकी वुड है, लकड़ी है, प्लांट है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लोएम, ये क्या करेगी, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी। जाइलम क्या करेगी, ये वाला जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगी, क्या करेगी, वाटर एंड मिनरल। तो देखो याद रखना जाइलम वाटर जो है यूनि डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन आता है, बोला ऊपर तो ऊपर, जबकि फूड जो है ऊपर भी और नीचे भी दोनों, दैट मींस बाय डायरेक्शनल टू वे मूवमेंट फूड का होता है। तो फ्लोएम के अंदर टू वे मूवमेंट होता है एंड जाइलम के अंदर ओनली सिंगल वे मूवमेंट होता है। याद रखना, आपको एक चीज बता दें कि फूड का मतलब है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ओके। नाउ आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि जब प्लांट्स के पास जब वाटर जो है लीव्स में जा रहा है तो अब वो वाटर बाहर जाएगा वाटर वेपर्स के फॉर्मेट में, तो ये कहां से बाहर निकलेगा, ट्रांसपायरेशन कहां से होता है, बोला स्टोमेटा से, कहां से, स्टोमेटा से, ठीक है। तो ये जो है ना पानी बाहर चला जाता है और इस पानी बाहर जाने की प्रोसेस को, लीव से पानी बाहर जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। आपको बता दें ये ट्रांसपायरेशन क्यों हो पाती है, तो ये ट्रांसपायरेशन हो पाती है ट्रांसपायरेशन पुल के कारण। किसके कारण, ट्रांसपायरेशन पुल के कारण। देखो होता क्या है एक्चुअल में कि यहां पर जो है मान लो कि स्टोमेटा के थ्रू पानी गया, स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर चला गया, अब हुआ क्या कि यहां से जो है रूट्स के थ्रू वाटर जो है प्लांट्स में गया, तो नीचे तो हो गया हाई प्रेशर, नीचे हो गया हाई प्रेशर और ऊपर हो गया क्या, देखो यहां पर देखो, समझ रहे हो ना कि यहां से थोड़ा सा पानी जैसे ही बाहर गया तो यहां पर तो हो गया लो प्रेशर और नीचे बोला पानी भरा हुआ तो नीचे हाई प्रेशर, तो लिक्विड का या फ्लूइड का फ्लो कहां से कहां होता है, बोला हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, समझ रहे हो। तो इसको अपन बोलते हैं कि ऊपर की साइड एक पुल, दैट मींस अट्रैक्टिव फोर्स लगा, खींचने वाला फोर्स लगा, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपायरेशन के कारण क्रिएट हुआ पुल, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, जो भी हमने जो है ना लिक्विड में हमारे में या फिर किसी भी तरह से जो हार्मफुल वेस्ट हमारे बॉडी में गया उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। नाउ अब मेनी वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अब इन सबको बाहर भी निकालना है, अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो जो है बर्बादी हो जाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये हमें पढ़ना है। ध्यान देना, जैसे मान लो कि हमने जो है काफी सारी चीजें जैसे ड्रिंक में गई, फूड में गई, जो भी हमारा जो वेस्ट होगा उसको यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलना होगा, तो अब ये कैसे होगा, तो यहां पर जो मेन जो साइट है, ये जो लिक्विड का जो फिल्ट्रेशन है ये किडनी के अंदर होता है, किसके अंदर, किडनी के अंदर। जब किडनी के अंदर नेफ्रॉन भी होंगे, अपन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, सुनो, तो किडनी के अंदर मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है। अब जब किडनी, समझ रहे हो, किडनी, अब किडनी से देखो होता क्या भाई, ब्लड, ये वेस्ट को कौन लेकर आता, ब्लड लेकर आता, कौन लेकर आता, ब्लड, ठीक है। तो अब देखो किडनी से, ये ब्लू कलर किया ना, दैट मींस इसमें डीऑक्सीजनेटेड और इसमें ऑक्सीजनेटेड, रेड वाली में। सुनो, अब देखो किडनी जो है, किडनी ने इनको प्यूरिफाई किया ब्लड को, और उसके बाद जो है ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस से आर्टरी में भेज दिया। वीन जो है डीऑक्सीजनेटेड लेके आई थी। नाउ इसके बाद जो वेस्ट होगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, वो ये यूरेटर्स, समझ रहे हो, यूरेटर्स के थ्रू ये जो है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाकर, जैसे रेक्टम होता है ना वैसी यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिन को जो है एक्यूमुलेट करके रखता है और जब नेचर कॉल आती है तो यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये जो वेस्ट होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाटर लिक्विड में ये
बाहर निकल जाएंगे। अब देखो यहां पर किडनी के अंदर ये जो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं नेफ्रॉन्स। कौन करता है? नेफ्रॉन्स। अब इस नेफ्रॉन के अंदर देखो मेन चीज क्या है, बोला किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, समझ रहे हो, छोटी यूनिट, ठीक है, सेल की यूनिट। नाउ अब इसके बाद किडनी की जो यूनिट है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। इसके बाद आप देखेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर भी होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस क्या है? एक्चुअल में फिल्टरिंग पार्ट है। क्या है? फिल्टरिंग पार्ट। ग्लोमेरुलस क्या है? फिल्टरिंग पार्ट है। जैसे कि ये क्या है भाई, कई सारे ट्यूब का जो है एक गुच्छा टाइप का, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, आप इसको समझो। देखो यहां पर देखो क्या है कि ये देखो आप गुच्छा देख रहे हो ये सेल्स का, ठीक है, टिश्यू ट्यूब्स का, इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो आप बाउल के शेप में देख रहे हो, कैप्सूल के शेप में, इसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस और इसको अपन कहते हैं मेलफिगियन कॉर्पसल, ठीक है, इन दोनों के अरेंजमेंट को। अब देखो एफरेंट आर्टियोल से यहां पर ब्लड आया, और उसके बाद ग्लोमेरुलस में यहां पर फिल्टरिंग प्रोसेस चली, ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया। अब यहां पर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट है, वो बाहर निकला, ठीक है। यहां पर जो सबसे पहला क्या, वो फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद जो वेस्ट बाहर निकला, समझ रहे हो, ये सबसे पहले क्या, वो फिल्ट्रेशन जो वेस्ट आया। अब देखो यहां पर क्या है, वाटर है, कुछ मिनरल्स हैं, 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 लेकिन कुछ मिनरल भी हैं। और अगर इस तरह से अगर मिनरल्स बाहर चले जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो फिल्ट्रेशन हुआ, लेकिन इसमें 100% टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ साथ यहां पर जो है ना कुछ मिनरल्स भी हैं जो कि वाइटल हैं। तो इसको जो है ना, इसको जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है तो यहां पर जो है इनका सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब इनमें से जो भी मिनरल होते हैं ये आगे बढ़ने से पहले ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस से हमारी बॉडी में, ठीक है ना। एब्जॉर्ब हो जाते हैं मतलब कोई भी मिनरल जो है बाहर यूरिन के थ्रू नहीं निकलता। अब देखो यहां तक आते डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब तक आते मतलब ये जो है ना यहां पर जो है एब्जॉर्ब हो गए। और उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो ना ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कलेक्ट होते होते और ये बाहर, समझ रहे हो। तो इस तरह से अब जो है ये यूरेटर्स के थ्रू यूरिन जो है बाहर चली जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, जो वेस्ट होगा वो बाहर चला जाएगा। नाउ इसके बाद एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है, तो आपको जानना होगा कि प्लांट्स डू नॉट हैव एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्लांट्स के पास कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी वगैरह नहीं होता। अब होता क्या है कि जो भी इनका जो वेस्ट होता है वो रेजिन के फॉर्म में, दैट मीन जो गम वगैरह होती है इस तरह के लिक्विड के फॉर्म में ये बाहर निकलता है ना। तो रेजिन, गम, अब प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल होता है और इससे अपन ग्लू वगैरह, गोंद वगैरह ये बना लेते हैं। ओके नाउ, तो आई होप ये सारी बातें आपको ये समझ आई होंगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट गाइज। ये मतलब मेरा मैं कहूँगा भाई फेवरेट सा बन गया ये बच्चा। तो एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको समझ आया ना तो, और आप चाहते हो उस तरह की बहुत सारी वीडियोस, तो दबा के शेयर करें। आप समझ रहे हो कि 1 घंटे की अगर ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल आपको हो पाई है तो उसकी कीमत सिर्फ है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर। इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, कंप्लीट वीडियो सीरीज मिल रही है। अगर आप यहां तक जो है आप देख गए ना तो सच में आपको बहुत बड़ा सल्यूट है। थैंक यू गाइज, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।